जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 241 से लेके 250 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 241, ए सैंपल ऑफ क्ले एंड सैंपल ऑफ सैंड हैव सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो, देयर परमिबिलिटी वुड डिफर बिकॉज ऑप्शन ए पोरोसिटी विल बी डिफरेंट, option B their degree of saturation will be different, option C their density will be different, option D the size ranges of their voids will be different। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि दो सैंपल है, एक तो हमारा क्ले सैंपल है और दूसरा हमारा सैंपल ऑफ सैंड है। मतलब दो सैंपल आपको दिया है, एक तो क्ले दिया गया है, दूसरा सैंड दिया गया है। और इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है एंड वॉइड रेशियो सेम है, लेकिन हमारी परमिबिलिटी क्यों अलग है। तो सबसे पहला कंडीशन हमको पता होना चाहिए कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है, वॉइड रेशियो सेम है, तो हमारी पोरोसिटी भी हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो हमारा ए ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर दूसरा दिया गया हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी डिफरेंट, तो ये भी हमारा अलग है क्योंकि हमको पता है कि हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है, वॉइड रेशियो सेम है, तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा हमारा डेंसिटी विल बी डिफरेंट, ये भी नहीं होगा। अब हमको जैसे पता है कि क्ले की साइज़ क्या होती है, तो क्ले की साइज़ होती है लेस देन 2 माइक्रोन, और सैंड की साइज़ कितनी होती है, तो सैंड की साइज़ होती है हमारी 4.75 से लेके हमारा 0.075 से लेके 4.75 mm के बीच में होती है। अब हमको पता है जितनी छोटे पार्टिकल्स रहेंगे तो उसमें हमारा पानी लेट में पास होगा, और जितने बड़े पार्टिकल्स के सॉइल रहेंगे उसमें तुरंत पानी पास हो जाएगा। मतलब परमिबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, सैंड की ज़्यादा हो जाएगी, और क्ले की क्या हो जाएगी, हमारी परमिबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ देयर वॉइड्स विल बी डिफरेंट। मतलब क्ले का साइज हमारा लेस देन 2 माइक्रोन होता है, सैंड की साइज हम लोग 0.075 से लेके 4.75 mm के बीच में होता है। तो हम कह सकते हैं कि परमिबिलिटी क्यों डिफर है, क्योंकि इसकी साइज हमारी डिफरेंट रहेगी। तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द साइज रेंजेज ऑफ देयर वॉइड्स विल बी डिफरेंट। ये बिल्कुल सही बात कर रहा है कि साइज रेंज होने के कारण हमारी परमिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 242, ड्यूरिंग द सीपेज थ्रू ए अर्थन मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज ऑप्शन ए पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल लाइन, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन, ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन, ऑप्शन डी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि जब अर्थन डैम में हमारा सीपेज होता है तो डायरेक्शन ऑफ सीपेज ऑलवेज हमारा परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन होता है। मतलब हमारा डायरेक्शन ऑफ सीपेज क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन एंड पैरेलल टू फ्लो लाइन। यही हम लोग देखे थे, और हमने ये भी देखा था कि फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन हमारा इंटरसेक्ट होता है किसमें, 90 डिग्री में। ये भी हम लोगों ने देखा था। फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ये तीन कंडीशन हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे पूछा गया डायरेक्शन ऑफ सीपेज के बारे में। अब हम लोग देखें डायरेक्शन ऑफ सीपेज क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन रहेगा और पैरेलल टू फ्लो लाइन होगा। चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। पहला दिया ऑप्शन पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल लाइन, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन, ये भी बिल्कुल गलत है। फिर सी दिया हुआ परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन, हम यही पढ़े हैं। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। अगर पैरेलल पूछा होता तो यहाँ पे पैरेलल के जगह में क्या हो जाता, इक्विपोटेंशियल के जगह पे हमारा फ्लो लाइन हो जाता है। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ सीपेज परपेंडिकुलर बोलेगा तो इक्विपोटेंशियल लाइन एंड पैरेलल बोलेगा तो फ्लो लाइन। क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, ऐसी लाइन जो कनेक्ट करता है इक्वल हेड ऑफ द वाटर को, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। और फ्लो लाइन किसको बोलते हैं हम लोग, जो पाथ ऑफ वाटर पार्टिकल्स, जैसे फ्लो होता है हमारा सीपेज होता है तो उसका पाथ के बारे में बताता है, पाथ ऑफ वाटर पार्टिकल्स के बारे में बताता है फ्लो लाइंस। तो हमेशा याद रखिएगा जो फ्लो लाइंस होगा पैरेलल टू ईच अदर होगा डायरेक्शन ऑफ सीपेज के, और इक्विपोटेंशियल लाइन के डायरेक्शन ऑफ सीपेज परपेंडिकुलर होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 243, कंसिडर द फॉलोइंग लिमिटेशन। वन दिया हुआ है कैन बी परफॉर्म्ड ओनली ऑन प्योरली कोहेजनलेस सॉइल। दूसरा दिया हुआ है प्लेन ऑफ फेल्योर इज प्री डिटरमाइंड। तीसरा दिया हुआ है देयर इज वर्चुअली नो कंट्रोल ऑन ड्रेनेज। चौथा दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस।
5वां दिया हुआ है प्रिंसिपल स्ट्रेस इन दी सैंपल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और इसमें से आपको पता है लिमिटेशन बताइए डायरेक्ट शियर टेस्ट का। अब हमको पता है डायरेक्ट शियर टेस्ट का लिमिटेशन मतलब किसकी बात कर रहा है, डिसएडवांटेज की बात कर रहा है। अब हमको पता है लिमिटेशन डायरेक्ट शियर टेस्ट का क्या था, तो हमको पहला पता है कि फेल्योर हमारा क्या था, प्री डिटरमाइन था, फेल्योर इज प्री डिटरमाइन, हमको पहले से पता था कि यहाँ से ही वो फेल्योर होगा। फिर दूसरा हमारा क्या था कि देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन ड्रेनेज, मतलब ड्रेनेज पे हमारा कंट्रोल नहीं था, देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन ड्रेनेज, ये हम लोग पढ़े थे, यही पढ़े थे हम लोग लिमिटेशन में। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा इसमें जो हमारा है सब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस लगता था, मतलब यूनिफॉर्म नहीं था, यहाँ पे क्या था, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस था, ये हमारा लिमिटेशन था। अब देखिए हमको ये पता है कि इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन प्योरली कोहेजनलेस सॉइल, ये तो बिल्कुल सही है कि डायरेक्ट शियर टेस्ट कोहेजनलेस सॉइल के लिए होता है, मतलब सैंड के लिए होता है, तो ये तो लिमिटेशन होगा नहीं। फिर हमारा दूसरा देखिए प्लेन ऑफ फेल्योर इज प्री डिटरमाइन, हमने बताया पहले से फेल्योर क्या था हमारा, प्री डिटरमाइन था, ये इसकी लिमिटेशन थी, तो 1 ये करेक्ट होगा। फिर देयर इज नो वर्चुअली कंट्रोल ऑन ड्रेनेज, ये भी हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट शियर टेस्ट में, तो ये भी करेक्ट होगा। फिर तीसरा दिया नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, ये भी हम लोग पढ़े थे, तो ये भी करेक्ट होगा। फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन दी सैंपल कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि डायरेक्ट शियर टेस्ट में हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस भी निकालते हैं, तो ये नहीं होगा। तो होगा आंसर क्या, 2, 3, 4 होगा। चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ए दिया हुआ 1, 2, 3 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ 2, 3, 4, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, बी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 244, कंसिडरिंग द फॉलोइंग एजम्पशन फेल्योर अकर्स ऑन ए प्लेन सरफेस। दूसरा दिया वॉल इज स्मूथ बट नॉट नेसेसरी वर्टिकल। तीसरा दिया फेल्योर वेजेस इज ए रिजिड बॉडी। अब कूलम थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कूलम्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर का एजम्पशंस क्या क्या था। तो सबसे पहला इनका एजम्पशंस क्या था कि बैकफिल हमारी क्या होगी, ड्राई होगी, यही था हमारा सबसे पहला एजम्पशंस, ड्राई होगी, होमोजीनियस होगी, आइसोट्रॉपिक होगी। फिर हम लोग इसमें कोहेजन लेस सॉइल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारा एजम्पशंस था। दूसरा हमारा एजम्पशंस क्या था कि बैकफिल सरफेस क्या हो जाएगी, इंक्लाइंड होगी। अगर बैकफिल सरफेस हमारी इंक्लाइंड होगी तो हमारा बैक ऑफ वॉल भी क्या हो जाएगा, यही हम लोग देखे थे, वो भी इंक्लाइंड होगा, बैक ऑफ वॉल भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड होगा। और हमने क्या देखा था कि स्लाइडिंग वेज जो होता है वो कैसा होगा, रिजिड बॉडी होगा, यही भी हम लोगों ने देखा था लिमिटेशन में और एजम्पशन में कि स्लाइडिंग वेज हमारी कैसी होगी, तो वो रिजिड बॉडी रहेगी। और जो हमारा फेल्योर अकर होगा वो कहाँ पे होगा, तो प्लेन सरफेस पे होगा। तो ये सब इसका एजम्पशन था कि एजम्पशंस क्या क्या था इसका। सबसे पहले इन्होंने एजम्पशंस दिया था बैकफिल हमारी ड्राई होगी, होमोजीनियस होगी, ये कोहेजन लेस सॉइल के लिए वैलिड होगा। बैकफिल ऑफ सरफेस हमारी क्या होगी, इंक्लाइंड होगी। फिर बैकफिल ऑफ वॉल क्या हो जाएगी, इंक्लाइंड होगी। स्लाइडिंग वेज क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी हो जाएगी। फेल्योर अकर्स क्या हो जाएगी, प्लेन सरफेस में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। पहला दिया फेल्योर अकर्स ऑन ए प्लेन सरफेस, ये बिल्कुल सही है। फिर हमारा दूसरा दिया वॉल इज स्मूथ, ये बिल्कुल गलत है। हमने क्या देखा, बैकफिल हमारी ड्राई थी, तो ये तो होगा नहीं। फिर तीसरा क्या है, फेल्योर वेज इज ए रिजिड बॉडी, हमने देखा था जो स्लाइडिंग वेज है वो कैसी बॉडी होगी, हमारी रिजिड बॉडी होगी, मतलब तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। मतलब 1 और 3 आर द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया 1, 2, 3 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया 1 और 2 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी दिया 1 और 3, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 245, इन ए सैचुरेटेड क्ले लेयर undergoing consolidation with single drainage at its top, the pore water pressure would be maximum at its option A top, B दिया हुआ middle, C दिया हुआ bottom, D दिया हुआ top as well as bottom। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि हमारा सैचुरेटेड क्ले लेयर है और हमारा कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन कैसा हो रहा है, सिंगल ड्रेनेज हो रहा है हमारा टॉप से। तो पोर वाटर प्रेशर हमारा कहाँ पे मैक्सिमम होगा। जैसा कि हम जानते हैं सिंगल ड्रेनेज हो रहा है, मतलब हमारी पानी कहाँ से आ रही है, तो टॉप से आ रही है। अब हमारा पोर वाटर प्रेशर कहाँ डेवलप्ड होगा, तो पोर वाटर प्रेशर हमारा बॉटम में मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमारा सिंगल ड्रेनेज है। मतलब कहाँ से पानी आ रही है, तो टॉप से पानी आ रही है। तो पोर वाटर प्रेशर कहाँ डेवलप्ड होगा, तो पोर वाटर प्रेशर हमारा मैक्सिमम होगा हमारे बॉटम पे। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं आंसर बॉटम।
ऑप्शन ए दिया हुआ टॉप बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी दिया हुआ मिडिल बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी दिया हुआ बॉटम, मतलब ऊपर से पानी आ रहा है कहाँ आएगा तो नीचे आएगा, तो नीचे हमारा पोर वाटर प्रेशर डेवलप्ड होगा, मैक्सिमम होगा। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 246। A saturated clay strata of thickness 10 meter bounded on top and bottom by medium coarse sand layer has coefficient of consolidation of 0.002 centimeter square per second. If this strata is subjected to loading, it is likely that it would undergoes 50% of its primary consolidation in option A 1136 days, option B 227 days, ऑप्शन सी 284 डेज एंड ऑप्शन डी 568 डेज। अब इस क्वेश्चन में चलिए हम लोग न्यूमेरिकल है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हूँ जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अंडरलाइन कीजिए। पहला दिया हुआ है सैचुरेटेड क्ले स्ट्राटा ऑफ थिकनेस 10 मीटर, मतलब हमारी थिकनेस कितनी दी गई है, तो थिकनेस हमारी दी गई है 10 मीटर की थिकनेस दी गई है। अब क्या लिखा है, बाउंडेड एट टॉप एंड बॉटम, मतलब हमारा किसकी बात कर रहा है, हमारा डबल ड्रेनेज की बात कर रहा है। अब हमको डबल ड्रेनेज में पता है कि थिकनेस हमारी कितनी हो जाएगी, थिकनेस की हाफ हो जाएगी, मतलब 10 है, तो मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 10/2। फिर दिया हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब CV की वैल्यू दी गई है कितनी, तो 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दी गई है। इफ दिस स्ट्राटा इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग, इट इज लाइकली दैट उड अंडरगोज 50% ऑफ प्राइमरी कंसोलेशन, मतलब U की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, तो 50% कंसोलेशन दी गई है। अब हमको पता है टाइम फैक्टर का इक्वेशन क्या होता है, TV = CV × T/d², यही होता है हमारा। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, मतलब T की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो T = हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं TV × d² = CV × T, यही भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इसको TV/d²/CV लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि टाइम फैक्टर हमारी 60% से कम है, तो 60% से कम है तो हम लोग TV का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, π/4 U/100 का स्क्वायर। तो हम लोग TV का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ऐसा लिख सकते हैं π/4 U/100 का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे क्या बचेगा d²/CV। तो चलिए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो π/4, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितनी दी गई है 50%, तो 50/100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे d², अब यहाँ पे d हमारा दिया हुआ डबल ड्रेनेज, मतलब क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, लेकिन ये किस में दिया हुआ मीटर में, अब हमको यहाँ पे यूनिट दिया सेंटीमीटर पे, तो हम लोग बना सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 × 100, तब ये किस में आ गया सेंटीमीटर में आ गया, /2, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा CV कितनी वैल्यू है, तो CV हमारी वैल्यू दी गई है 0.002। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 2454369 सेकेंड में आती है, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन इसमें पूछा है, डेज में पूछा है। अब सेकेंड को डेज में कंसिडर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जितनी वैल्यू आई 2454369 वैल्यू आई, अब हमको डेज में करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे 60 × 60 × 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 284 डेज आ जाएगी, मतलब कितना समय लगेगा 284 डेज लगेंगे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ 1136 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी दिया 227 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी दिया हुआ है हमारा 284, हमारा आंसर भी कितना निकला है 284। दैट्स वाई सी इज़ द करेक्ट आंसर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो कभी गलतियां नहीं होगी। यहाँ पे चालाकी क्या दिया हुआ है 50% कंसोलिडेशन दिया है, तो हमको पता है कि अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50-60% से कम होता है तो TV की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं π/4 U/100 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको U दिया है 50, तो हम लोग लिखें 50/100। तो इस ढंग से ये सबको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। Question number 247. The stress distribution at a depth beneath a loaded area is determined by using Newmark influence chart
which indicates at influence value 0.005. The number of segment covered by the loaded area in the chart is 20. The intensity of loading on the area is 10 ton per meter square. Intensity of stress distribution at the depth is option A 1 ton per meter square, option B 5 ton per meter square, option C 2 ton per meter square and option D 10 ton per meter square. अब यहाँ पे आपको फिर से न्यूमेरिकल दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या बात कर रहा है, ये न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमको समझ लेना है ये न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट क्या है। अब ये न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट क्या है हमारा, मोर एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वर्टिकल स्ट्रेस। मतलब हम लोग वर्टिकल स्ट्रेस निकालने के लिए हमारा सबसे एक्यूरेट मेथड होता है न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट, और हम लोग इसको किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं अंडर यूडीएल। मतलब यूडीएल की कोई भी शेप रहेगी तो हम लोग उस पर निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपल भाषा में बोलना है न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट इज ए एक्यूरेट मेथड टू डिटरमाइनिंग वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, लेकिन लोडिंग कौन सा लगेगा, तो यूडीएल लगेगा, अंडर यूडीएल ऑफ एनी शेप, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट। अब इसकी वैल्यू दी गई है, इन्फ्लुएंस वैल्यू दी गई है, मतलब आई एफ की वैल्यू दी गई है। आई एफ लिख सकते हैं या तो आई एन लिख दो, आई एन की वैल्यू दी गई है 0.005। फिर आपको लिखा हुआ है नंबर ऑफ सेगमेंट ऑन द लोडेड एरिया इन दिस चार्ट, मतलब नंबर ऑफ सेगमेंट एन दिया हुआ है आपको कितनी, 20 दी गई है। फिर आपको इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग मतलब क्यू की वैल्यू दी गई है कितनी, 10 टन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब आपको बोला है इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। अब इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आई एन इंटू क्यू होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। आई एन की वैल्यू कितनी है भाई, आई एन की वैल्यू हमारी 0.005 है। एन की वैल्यू सेगमेंट कितनी है तो भाई 20 है। क्यू की वैल्यू कितनी है तो हमारी 10 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 1 टन पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 टन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे हमारा ए आंसर होगा, ठीक है। यही है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जितना बड़े क्वेश्चन रहेंगे उतना छोटे फॉर्मूला है, तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, आई एन इंटू क्यू। तो इसमें पुट कर देंगे, आपको डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248, कंसिडर्ड द फॉलोइंग फील्ड टेस्ट। 1 दिया हुआ वर्टिकल पाइल लोड टेस्ट, दूसरा दिया हुआ साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट, तीसरा दिया हुआ लेटरल पाइल लोड टेस्ट, चौथा दिया हुआ इंस्ट्रूमेंटेड टेस्ट पाइल। While estimating the load carrying capacity of pile, the test that can be used for separating the skin resistance from the point resistance would include। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हम लोग स्किन रेजिस्टेंस को सेपरेट करते हैं पॉइंट रेजिस्टेंस से। तो आपको हमेशा याद रखना कि स्किन रेजिस्टेंस को हम लोग पॉइंट रेजिस्टेंस से सेपरेट करने के लिए हमारा 2 ही मेथड होता है। एक तो साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट होता है, दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंटेड टेस्ट पाइल टेस्ट होता है। ये दोनों टेस्ट से हम लोग स्किन रेजिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट रेजिस्टेंस से सेपरेट करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया 1 और 3 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी दिया 1 और 4 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी दिया 2 और 3 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी दिया 2 और 4, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 249, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वॉइड रेशियो एंड मिनिमम वॉइड रेशियो ऑफ सैंड सैंपल इज 0.30 इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सैंपल इज 66% at a void ratio of 0.40, then the void ratio of the sample at its loosest state will be। अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम void ratio एंड मिनिमम void ratio ऑफ सैंड इज 0.30, मतलब क्या दिया हुआ है, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम की वैल्यू हमारी दी गई है 0.30। फिर हमारी रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, मतलब आईडी की वैल्यू दी गई है 66.66% दी गई है, और वॉइड रेशियो हमारी कितनी दी गई है 0.40 दी गई है। अब आपको बोला है कि ऐसा सैंपल निकालो जिसमें लूजेस्ट स्टेट है, मतलब हमको क्या निकालना है, ई मैक्सिमम निकालना है। तो हमको आईडी की वैल्यू पहले से पता है, क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमको निकालना है ई मैक्सिमम। तो ई मैक्सिमम हमारी वैल्यू नहीं दी गई है, ई की वैल्यू कितनी दी गई है 0.40,
ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम की वैल्यू कितनी दी गई है 0.30, आईडी की वैल्यू कितनी दी गई है 66.66 और ये 100 में है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आएगी ई मैक्सिमम की, तो 0.60 आएगी। तो हमारी ई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 0.60। ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आया हमारा 0.60। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया है 0.40, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया है 0.60, मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट कितनी हो जाएगी 0.60 हो जाएगी। दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 250, ए पर्टिकुलर सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ परमिबिलिटी कोफिशिएंट इन टू सेपरेट कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी हुज स्पेसिफिकेशन आर। आपको दो सैंपल दिया है, परमीटर ए एंड परमीटर बी, उसके साथ साथ दिया हुआ है डायमीटर ऑफ सैंपल दिया है और लेंथ ऑफ सैंपल दिया हुआ है। ए का दिया हुआ है डी एंड 2L, बी का दिया हुआ 2D एंड L। इफ द टेस्ट ऑन बोथ द परमिबिलिटी आर कंडक्टेड विथ इक्वल हेड ऑफ द वाटर applied on the sample, then the ratio of the amount of discharge by the permeator A and B during the period of 1 hour will be। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट हम लोग ऑपरेट किए हैं, जिसमें दिया हुआ है आपको डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया गया है दो सैंपल का और उसमें से आपको बताया इक्वल हेड है। अब आपको डिस्चार्ज निकालना है A to B रेशियो का। सबसे पहले हमको कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट का हमारा परमिबिलिटी का इक्वेशन होता है K इक्वल टू QL THA, ये होता है हमारा परमिबिलिटी का। मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है कि इसको कैसे याद रखना है, तो इसको याद रखना है, कल था QL THA। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बाय L, ये भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हमारा पूछा क्या गया है QA टू QB पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको डायमीटर दिया गया है, तो मतलब एरिया से रिलेट हम कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पहला सैंपल की बात हो रही है, तो पहला सैंपल में क्या दिया हुआ है D एंड 2L दिया हुआ है, तो एरिया इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग π/4 इंटू D² लिख सकते हैं। अब यहाँ पे L क्या है, तो L यहाँ पे हमारी 2L है, तो हम लोग 12 लिख सकते हैं। और दूसरा हमारा सैंपल क्या हो जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा, यहाँ पे हमारा LB चला जाएगा, तो LB हमारा यहाँ पे लेंथ क्या है, तो ये हमारा L है, तो इसके नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा π/4 इंटू यहाँ पे कितना है 2D है, तो 2D का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे QA टू QB को, इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/8 आ जाएगी। 1/8 मतलब कितनी वैल्यू, दैट इज 0.125। तो यही होगी हमारी आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा गया है, डिस्चार्ज के बारे में बता गया है, मतलब क्यू के बारे में। अब यहाँ पे दिया हुआ डायमीटर दिया हुआ और लेंथ दिया हुआ है, तो डायमीटर और लेंथ किस में काम आएगा, तो ए में आएगा और एल में आएगा। टाइम का कुछ मतलब नहीं है, एच का कोई मतलब नहीं है, के का कोई मतलब नहीं है, जिस कारण से हम लोग लिख सकते हैं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.125। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ए दिया हुआ 4.0 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी दिया 1 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी दिया 0.250 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी दिया 0.125। डी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।